नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एपीएचडी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो होगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का कहने का मतलब है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। इसके साथ ही साथ जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से भी आईएएस में क्वेश्चन आता है। अभी 27 जून को जो पेपर होने वाला है, आज से नोटिफिकेशन भी आ गया फॉर्म अप्लाई होने का। फॉर्म भी अप्लाई हो रहा है आज से, और 23-24 मार्च तक उसका फॉर्म भी अप्लाई होगा, और 27 जून को पेपर भी होगा, मतलब क़यामत का दिन 27 जून को। तो आज हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से कैसे क्वेश्चन बनता है। जैसे पॉलिटी से हम लोग देखते हैं कि आधारभूत संरचना से क्वेश्चन बनता है, सभी सब्जेक्टों के आधारभूत संरचना से क्वेश्चन बनता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी से ही बनता है, इकॉनमी से बनता है। इकॉनमी में से तो और ज़बरदस्त करंट के साथ लिंक करके बनता है। जियोग्राफी भी आधारभूत संरचना से क्वेश्चन है। और ये कह सकते हैं हम लोग कि हिस्ट्री, पॉलिटी और इकॉनमी से ज़्यादा, हिस्ट्री, इकॉनमी और जियोग्राफी से ज़्यादा आधारभूत संरचना क्वेश्चन किससे आता है? तो पॉलिटी से। हर साल कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आधारभूत संरचना से आता है। और हिस्ट्री से भी आता है। हिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर। जब भी यूपीएससी एग्जाम लिए अपना, हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से आया है। तो आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को जानेंगे और बारीकी से एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को हम लोग लिखेंगे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो होगा पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सा आता है भाग, उसको देख लेते हैं। इसमें एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य, और एक होता है विदेशी विवरण। ठीक, विदेशी विवरण। विदेशी विवरण कहने का मतलब यह है कि प्राचीन भारत में कौन कौन से देश से भारत आने वाले लेखक हुए। जैसे हम कह सकते हैं, पहले इसको जब मैं बताऊंगा तो इस तरह से बताऊंगा कि विदेशी विवरण 3 पार्टों में हम लोग इसको बांटेंगे। एक अरबी रहेंगे, यूनानी रहेंगे, एक चीनी रहेंगे, और तीसरा मुस्लिम रहेंगे। और जो यूनानी रहेंगे उसको हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। एक सिकंदर के पूर्व आने वाले यूनानी लेखक, एक सिकंदर के साथ आने वाले, जैसे निर्याकस का नाम सुने होंगे, अरिस्टाबोलस का नाम सुने होंगे, अनिसिक्रेटस का नाम सुने होंगे, और इसके साथ साथ जो उसके पूर्व आए थे उसमें हम लोग टेसियस का नाम लेते हैं। स्काइलेक्स जो भारत आने वाला पहला यूनानी है, स्काइलेक्स हो गया, टेसियस हो गया, हिकेटियस हो गया। हिकेटियस को भारतीय भूगोल का, यानी सॉरी पूरे भूगोल का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस, हेरोडोटस को क्या बोलते हैं, इतिहास का पिता कहा जाता है। और इसके साथ ही साथ उनके पुस्तक का नाम है जो आईएएस क्वेश्चन में पूछा गया है, हिस्टोरिका 2012 वाले आईएएस में। तो हिस्टोरिका उनके पुस्तक का नाम है। तो इसी तरह देखेंगे। और फिर एक सिकंदर के साथ आने वाले में जैसे हम लोग देखते हैं कि अरिस्टोबुलस, अनिसिक्रेटस, और इसके साथ ही साथ निर्याकस, सेलुकस निकेटर, और सिकंदर के बाद भी आने वाले कई थे जैसे प्लिनी हो गए, जस्टिन हो गए। तो इन सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। अब देखिए, जो धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन आ सकता है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें 3 आते हैं। 3 कौन कौन आता है देख लीजिए उसको। एक होता है इसमें ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य। एक होता है बौद्ध साहित्य,
और एक होता है जैन साहित्य। ठीक, बात हो रही है किसकी? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को हम हर समय आपको बताएंगे कि टॉपिक हम लोग का क्या चल रहा है। जब टॉपिक की समझ विकसित होगी, जब उसका कंसेप्ट रहेगा दिमाग में ना, तो आप कुछ भी पढ़िए। अभी मैं इसमें लिख दूंगा, अभी आगे देखिएगा, आगे जाते जाते और ये लिंक होता जाएगा। जब लिंक होगा तो लगेगा कि साला कहाँ पढ़ रहे हैं हम, तो उसको देखेंगे हम लोग क्या हो रहा है। तो ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या आता है? जैसे देखिए, वेद आता है, वेद के साथ साथ अरण्यक आता है, सॉरी वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, सूत्र के साथ महाकाव्य, महाकाव्य के साथ धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में 3 पार्ट आते हैं। एक धर्मसूत्र होता है, एक टीकाएं होते हैं, स्मृतियाँ होती हैं, तो उसको देखेंगे। बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे, क्या अष्टांगिक मार्ग था, क्या महापरिनिर्वाण था, और क्या धर्मचक्र परिवर्तन था, और क्या निर्वाण था, सबके बारे में समझेंगे। और क्या एक समझ थी गौतम बुद्ध का कि क्या वो चाहते थे और किस तरह से। वो ऐसे ही जैन धर्म के बारे में बात करेंगे, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के बारे में जानेंगे हम लोग। और इसके साथ ही साथ यह भी हम लोग देखेंगे कि क्या बोलते हैं जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक, जैसे हम लोग महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं, तो महावीर स्वामी का जो फिजिकल क्या कह सकते हैं, पारिवारिक जो संरचना है उसके बारे में भी बात हम लोग करेंगे। उससे भी क्वेश्चन बनता है आईएएस में, उसको भी देखेंगे। फिर कुल मिला के हम लोग का लक्ष्य क्या है? 27 जून आईएएस का एग्जाम। तो आइए ब्राह्मण में देखते हैं। तो ब्राह्मण वाला मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऊपर लिख दिया जाए, क्योंकि नीचे आएगा भी नहीं। चलिए, जितना आ रहा है उतना लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। तीन आ रहा है, फिर इधर लिख देंगे। ब्राह्मण साहित्य में पहले वेद, ठीक, वेद, वेद के बाद आता है ब्राह्मण, फिर अरण्यक आता है, ठीक, आ रहा है ना यहाँ तक? वीडियो में देख लीजिए उसको। हाँ ठीक, एक और आ जाएगा नीचे, अरण्यक, और एक उपनिषद। ठीक, कौन कौन आ रहा है? 4 यहाँ आ रहे हैं ना, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। इसी का कुछ पार्ट है जो इधर मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे करके बना के। उपनिषद के बाद क्या आता है? तो वेदांग आता है। कौन आता है? वेदांग। ये क्रम भी पूछ लेता है कभी कभी, वैसे कम चांस है। वेदांग, वेदांग के बाद हम लोग देखते हैं कि सूत्र क्या है। सूत्र के बाद महाकाव्य क्या है। महाकाव्य तो जानते ही होंगे आप, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया। रामायण महाभारत तो पूरे लॉकडाउन चला है, हाँ पता है ना, आप भी देखे होंगे। तो रामायण कौन, जैसे वाल्मीकि खोज किए थे। फिर महाभारत महर्षि वेदव्यास, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। महाकाव्य हो गया, और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे धर्म सूत्र क्या है। धर्म सूत्र, ठीक, धर्म सूत्र में क्या क्या आता है? तो इसमें 3 आता है, इसको भी यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके। एक धर्मशास्त्र होता है, ठीक, क्या होता है? धर्मशास्त्र। एक टीकाएं होती हैं, सबके बारे में आराम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिए। और एक स्मृतियां, ठीक। तो इसके बारे में हम लोग को जानना है। किसके बारे में? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में अभी हम लोग ब्राह्मण पे हैं, ब्राह्मण के बारे में बात करेंगे। फिर बौद्ध साहित्य में ब्राह्मण में किस पे बात करेंगे? वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, धर्मसूत्र। धर्मसूत्र के जो पार्ट हैं धर्मशास्त्र, टीकाएं और स्मृतियां। मनुस्मृति का नाम सुनेंगे तो सब पे बात हम लोग करेंगे अभी। फिर उसके बाद बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे, फिर जैन साहित्य पढ़ेंगे, और फिर लौकिक साहित्य पढ़ेंगे, और फिर विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बारे में मैंने बताया अभी कि विदेशी विवरण को हम लोग 3 पार्टों में बांटेंगे, ठीक, 3 पार्ट में। एक हम लोग लिखेंगे यूनानी, ठीक, यूनानी। दूसरा हम लोग लिखेंगे चीनी,
यानी चीन के। और तीसरा हम लोग लिखेंगे मुस्लिम। कोई दिक्कत? अब देखिए, यूनानी चीनी थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मिटाकर और आराम से लिखते हैं फिर से, यूनानी चीनी और मुस्लिम के बारे में। तो अभी मैं मिटाता हूँ, इधर से मिटाते हैं इसको। ठीक, पूरा तात्विक स्रोत भी एक तरफ कर दिया जाए, पहले हटा दिया जाए। विदेशी विवरण। विदेशी विवरण, विदेशी विवरण को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए थे ना। एक हो गया यूनानी, दूसरे हो गए चीनी यानी चीन, तीसरे हो गए क्या बोलते हैं, मुस्लिम। ठीक, यूनानी जो थे 3 पार्ट में, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। एक सिकंदर के पूर्व आने वाले, ठीक, सिकंदर महान जिसे कहते हैं सिकंदर, सिकंदर के पूर्व। एक सिकंदर के साथ आने वाले, और एक सिकंदर के बाद आने वाले। ठीक, अब देखिए सिकंदर के पूर्व आने वाले कौन कौन है। स्काइलैक्स, ठीक, टेसियस, हिकेटियस और हेरोडोटस। सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि हिकेटियस कौन, हेरोडोटस कौन, स्काइलैक्स कौन, और इसके साथ साथ टेसियस कौन। सिकंदर के साथ आने वाले, आनिसिक्रेटस, आनिसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, बोलस, और एक था निरियाकस। एक सेलुकस भी लिख सकते हैं आप, सेलुकस निकेटर। ठीक, सिकंदर के बाद आने वाले, ठीक, सिकंदर के बाद नहीं, हाँ सिकंदर के बाद, इसमें मेगास्थनीज, इंडिका जिसकी पुस्तक, डाइमेकस, डायोनिसस, ठीक, प्लिनी लिख सकते हैं, जस्टिन लिख सकते हैं। ये सब क्या हैं, सिकंदर के बाद आने वाले हैं। ठीक, तो सिकंदर के साथ आने वाले कौन थे, तो आनिसिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निरियाकस और इसके साथ ही साथ सेलुकस। सिकंदर के बाद आने वाले मेगास्थनीज, डाइमेकस, डायोनिसस, प्लिनी और जस्टिन। सिकंदर के पूर्व आने वाले स्काइलैक्स, टेसियस, हिकेटियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग आराम से। अब चीनी में देखिए कौन कौन आया। चीनी में कौन कौन आया, फाइयान, वेनसोंग, इत्सिंग, ठीक, इत्सिंग, मतवालिन,
मतवालिन, और इसके साथ साथ लास्ट में जो हम लोग बात करेंगे वो आएंगे चाउजू कुआं। चाउजू कुआं, ठीक, कौन आया? चाउजू कुआं है। अब देखिए मुस्लिमों के बारे में बात करेंगे। इब्न खुरदाव, इब्न खुरदाव आ रहा है ना वीडियो में, ये देख लिया जाए इसको। हाँ ठीक आ रहा है। इब्न खुरदाव, इब्न खुरदाव के बाद जो आया सुलेमान अल मसूदी, अल मसूदी और अल बरूनी, ठीक। तहकीका के हिंद किसकी पुस्तक है या किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? तो अल बरूनी की। उसके बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे आराम से। तो विदेशी विवरण, विदेशी विवरण में 3 पार्ट हम लोग ने देखा। एक चीनी, चीनी के साथ साथ यूनानी, सॉरी एक यूनानी, दूसरा चीनी और तीसरा मुस्लिम। यूनानी में हम लोग ने देखा कि एक सिकंदर के पूर्व आने वाले और सिकंदर के साथ आने वाले और सिकंदर के बाद आने वाले। सिकंदर के पूर्व आने वाले में स्काइलैक्स हैं, टेसियस है, इकेटियस है, हेरोडोटस है। सिकंदर के साथ आने वाले में अनिसिक्रेटस है, अरिस्टोबुलस है, निर्याकस है और सेलुकस निकेटर है। सेलुकस निकेटर के बारे में आराम से, सबके बारे में आराम से चर्चा करेंगे हम लोग बाद में टॉपिक के साथ साथ। और सेलुकस निकेटर के बारे में ही कहा जाता है ना कि सेलुकस निकेटर का ही राजदूत रहता है जिसका नाम रहता है मेगास्थनीज। और पहली बात तो सेलुकस निकेटर सेनापति रहता है किसका? सिकंदर का। और सिकंदर का राजदूत बनकर जो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाने वाला वो पहला मेगास्थनीज रहता है। और उससे पहले सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक युद्ध होता है और उस युद्ध में सेलुकस निकेटर की हार होती है और उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है। तत्पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर यानी सेलुकस निकेटर अपनी पुत्री यानी कैलिफोर्निया हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर को यानी सेलुकस निकेटर को 500 हाथी दान में देता है और सेलुकस निकेटर उसको 5 राज्य देता है। उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, तो उसको टॉपिक के साथ हम लोग क्लियरेंस करेंगे। तो कौन है? सेलुकस निकेटर। फिर सिकंदर के बाद आने वाले में मेगास्थनीज है, डाइमेकस है, सब मैं बता दूंगा कि कौन कौन है, अभी मैं बता सकता हूँ। क्वेश्चन तो ये बनता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है, तो ये पीसीएस का क्वेश्चन है, तो इंडिका नाम है। क्वेश्चन आईएएस में क्या बनता है, तो क्वेश्चन आईएएस में ये बनता है कि जो मौर्य साम्राज्य का जो संस्थापक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जो महल था वो सबको पता है कि लकड़ी का बना था, तो इसका साक्ष्य कौन देता है, तो ही इसी की पुस्तक है मेगास्थनीज की जिसका नाम है इंडिका, उसी में इसका साक्ष्य मिलता है। तो उसके बारे में बात करेंगे। डाइमेकस के बारे में बात करेंगे, डायोनिसस के बारे में बात करेंगे। बिंदुसार के दरबार में आए थे सब। बिंदुसार को बिंदुपाल, बिंदुसेन, सिमसेन, सिंहसेन, भद्रसार, अमित्रघाट और अमित्रकोटस के साथ साथ अमित्रचेटस के नाम से भी जाना जाता है उसको। फिर पिलनी के बारे में, जस्टिन के बारे में बात करेंगे और इसके बाद चीनी यात्री फाइयान के बारे में बात करेंगे जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आता है, जो गुप्त वंश का एक शासक रहा होता है और इसके पुस्तक का नाम फोक यू की रहता है और इसके पुस्तक का नाम सी यू की रहता है, हेनसोंग की, और फाइयान की फोक यू की, हेनसोंग की सी यू की। हेनसोंग किसके दरबार में आता है, तो हर्षवर्धन के दरबार में आता है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित रहते हैं। उसको बात करेंगे कि जब आता है हेनसोंग भारत, और भारत आते वक्त क्या बोलते हैं नालंदा में जाता है बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए, और उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शिलभद्र रहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इस सिंह के बारे में बात करेंगे, मतवालिन के बारे में बात करेंगे, चाउजू कुआं के बारे में बात करेंगे। इधर मुस्लिमों में इब्न खुरदाव के बारे में बात करेंगे, सुलेमान के बारे में बात करेंगे, अल मसूदी के बारे में बात करेंगे और अल बरूनी के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है हम लोग का विदेशी विवरण। विदेशी विवरण के बाद हम लोग बात करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। ये तो साहित्यिक साक्ष्य थे ना, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे पुरातात्विक साक्ष्य क्या है। क्या बात करना हम लोग को,
पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या है? अभिलेख, सिक्का, मुहरें, मृद भांड लिख लीजिए पहले, मृद भांड, मुहरें, मूर्तिकला और इसके साथ साथ स्थापत्य कला। अभिलेख के बारे में बात करेंगे। अभिलेख के बारे में देखेंगे क्या अभिलेख, क्या शिलालेख, क्या गुहालेख और क्या स्तंभलेख, सबके बारे में बात करेंगे। अशोक के अभिलेख, कौन ऐसा शासक है जो आईएएस का क्वेश्चन बना हुआ है, कौन ऐसा शासक था जो अपने प्रजा को यानी पूरे साम्राज्य को अभिलेखों के माध्यम से सूचना देता था, तो उसका नाम है अशोक। तो उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ सिक्का के बारे में बात करेंगे कि सिक्का कब भारत में आया। तो एक पंचमार्क नाम का सिक्का है जो चांदी का था, जिसे आहत सिक्का भी कहा जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। मृदभांड के बारे में बात करेंगे, पीजीडब्ल्यू सब उसमें देखेंगे। मुहरे के बारे में बात करेंगे, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, सबके बारे में एकदम डीपली करेंगे। तो ये क्या था हम लोग का पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य समझेंगे और इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, साहित्यिक साक्ष्य समझेंगे। साहित्यिक में मैंने क्या बताया, साहित्यिक तीन, एक धार्मिक लौकिक और धार्मिक लौकिक और क्या बोलते हैं विदेशी विवरण। धार्मिक में मैंने बताया ब्राह्मण, बौद्ध और जैन। ब्राह्मण में एक पार्ट है जिसका नाम है वेद, तो वेद से शुरुआत हम लोग करेंगे। आप थोड़ा सा उसका वो कर दे रहे हैं, फिगर ड्राफ्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद कल से हम लोग उसको देखेंगे। ठीक, वेद का बस मैं फिगर ड्राफ्टिंग कर दे रहा हूँ। वेद, ठीक, वेद के बारे में बात करेंगे। वेद तो सबको पता है कि वेद क्या है, अपुरुष है, मतलब बिना व्यक्तियों द्वारा रचा गया, यानी कोई व्यक्ति उसको रचा नहीं है, बल्कि उसको संकलनकर्ता उसके हैं जिनका नाम है महर्षि वेद व्यास। उसके बारे में एकदम आराम से डीपली करेंगे। आज बस देख लीजिए वेद क्या है, कैठो है, कैसे हैं। 4 वेद हैं। एक है ऋग्वेद, एक है सामवेद, एक है यजुर्वेद, एक है अथर्ववेद। ठीक, ऋग्वेद का जो उपवेद है, उपवेद सबका एक एक उपवेद है। इसका जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद। इसका जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्व वेद। इसका जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। और इसका जो है उसका नाम है शिल्प वेद। इसके जो मंत्रों को गाता है, मंत्रों को जो गाता है, सबके मंत्रों को कोई ना कोई गाता है, तो उसके बारे में देखते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इसके मंत्रों को गाने वाले को होत्र कहते हैं। इसके मंत्रों को गाने वाले को क्या बोलते हैं, उद्राता कहते हैं। इसके मंत्रों को गाने वाले को अधर्व कहते हैं। इसके मंत्रों को गाने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे जो आप हम लोग कल करेंगे। जैसे इसको तोड़ना मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि आयुर का मतलब होता है चिकित्सा, आज भी हम लोग जानते हैं और प्राचीन काल में भी इसका मतलब यही होता था। तो आयुर शब्द से ही ऐसा लग रहा है ना कहीं चिकित्सा की बात हो रही है, तो चिकित्सा का वेद ऋग्वेद। गंधर्व का मतलब गान से होता है, संगीत से होता है, तो इससे मतलब लग रहा है ना कि संगीत की बात की जा रही है, तो संगीत का उल्लेख सामवेद में। धनुर से ही बात आ रही है, जैसे लग रहा है कि तीर धनुष बाढ़ की मतलब लड़ाई की बात हो रही है, तो युद्धों का वेद किसको कहा जाता है, यजुर्वेद को। शिल्प का अर्थ ही होता है कला, कला का वेद किस वेद को कहा जाता है, तो अथर्ववेद को। कुरुओं का राजा किस वेद को कहा जाता है, और इसके साथ ही साथ भूत प्रेतों का वेद किस वेद को कहा जाता है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे।
कौन सा ऐसा वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया, यानी गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया? तो प्रयाग प्रशिस्ति जब मैं बात करूंगा तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे समुद्रगुप्त का ये अभिलेख है, और अशोक और जहांगीर का भी उस पर उल्लेख किया गया है, तो उसको बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये गद्य पद में लिखा गया है, जो गद्य और पद के सम्मिलित रूप को चंपू शैली के नाम से जानते हैं, यह दुर्वेद। उद्राता सामवेद भारतीय संगीत का जनक। ऋग्वेद में 2 जैन तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका नाम है, उल्लेख है, सबके बारे में बात करेंगे। एक अष्टनेमी और दूसरे ऋषभदेव हैं। तो बात हम लोग करेंगे कल, ठीक। इसके साथ ही साथ हम लोग कल शुरू करेंगे वेद से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।